नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू शॉर्ट्स बाय बिट्टू पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी जल्दी ही सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकालने वाली है। आरपीएससी एसआई नाम से जो फेमस है 2021 की भर्ती, जी हाँ, जिसमें घपला हुआ था एकदम चरम स्तर पर, घपले के जिसमें बजट बुला दिए गए, लेकिन अभी भी वो भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। यह पूरे राजस्थान का दुर्भाग्य है वैसे कहा जाए तो। लेकिन चलो, हमारे हाथ में तो पढ़ाई करना होता है तो हमें पढ़ाई करनी होगी और अगली भर्ती की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि इस बार की भर्ती जो वो एकदम पारदर्शिता के साथ हो और ईमानदारी के साथ हो, कुछ भी घपला भ्रष्टाचार उसमें नहीं हो। तो देखिए, आरपीएससी एसआई की भर्ती आने वाली है। कितने पदों पे आएगी इतनी इसकी टेंशन नहीं लेनी हमें। हमें टेंशन लेनी है कि पढ़ाई की, जो पढ़ेगा उसका होगा, सीधी सी बात है। जो नहीं पढ़ेगा उसका भी होता है। हालांकि ये एग्जाम्पल पेश किया है आरपीएससी ने 2021 की भर्ती में, लेकिन अब पूरा चांस है कि ऐसी गलती आरपीएससी नहीं करेगी। इसलिए इस बार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होने वाले इस एग्जाम को पास करने में मैं आपकी पूरी सहायता करने वाला हूं। हम आरपीएससी एसआई भर्ती के जो जितना भी सिलेबस है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे, क्या पैटर्न रहता है, कैसे इसको पास किया जाता है। उसके बाद कल से अपन शुरू करेंगे सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाएंगे और धीरे धीरे उसको इतना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न क्यों ना आ जाए, आप सुपड़ा साफ कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर आपको थानेदार बनना है, अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, तो उसका रास्ता क्या है। आरपीएससी एसआई में कितने चरण होते हैं, किस प्रकार आप बनते हैं। तो देखिए, आरपीएससी एसआई भर्ती में 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 स्टेज होती है। ठीक है, 3 स्टेज क्या होते हैं? सबसे पहला जो बेस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम। एग्जाम, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा ये होगा सर 200 नंबर के 2 एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, 200 नंबर के 2 एग्जाम होंगे, एक ही दिन में होंगे। वनडे एग्जामिनेशन होगा, आपको 2 पेपर देके आने पड़ेंगे। पहले पेपर देके आओगे, फिर दूसरा पेपर देके आओगे, उसके बाद में आपको करना पड़ेगा रिजल्ट का इंतजार, कट ऑफ का इंतजार। फिर एक प्यारी सी कट ऑफ आएगी और आरपीएससी कहेगी कि साहब 400 में से मान लीजिए एग्जाम 300 नंबर से जो ऊपर लेके आए हैं ना, वो उन सारों की अभी भी आशा जिंदा है, वो बन पाएंगे आरपीएससी द्वारा राजस्थान के सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो अब जो 300 प्लस मार्क्स लेके आया है वो जाएगा नेक्स्ट चरण में, जिसको कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर आप फिजिकल एग्जाम दोगे। आपको वहां पे दौड़ना पड़ेगा, लंबी कूद करनी पड़ेगी, चिनअप करनी पड़ेगी, क्या क्या कैसे कैसे करना पड़ेगा उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर कर लेंगे तभी हमें फिजिकल एग्जाम के लिए कॉल होगा। अब आप फिजिकल एग्जाम दे के आएंगे। फिजिकल एग्जाम देने के बाद में फिजिकल एग्जाम प्लस ऑब्जेक्टिव एग्जाम, यानी फिजिकल एग्जाम प्लस ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इन दोनों को मिलाकर एक प्यारी सी कट ऑफ फिर निकालेगा और आरपीएससी कहेगा कि साहब इस कट ऑफ से जो ऊपर है, इन दोनों में जो नंबर आए उनको मिला के वो जाएंगे कहां? इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, ये होगा 100 नंबर का और ये होगा 400 नंबर का। यानी कुल मिलाकर एक बार आपको 400 का एग्जाम देना है, फिर 100 का देना है, फिर 50 का देना है। यानी 400, 100, 500 और 550 नंबर का एग्जाम देना होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद जो कट ऑफ निकलेगी, क्या वो 550 नंबर में से निकलेगी? जी नहीं। जब आप फिजिकल एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो ये वाला फेज है, ये उड़ा दिया जाएगा। ये क्या कर दिया जाएगा? ये उड़ा दिया जाएगा और लास्ट में जो कट ऑफ निकलेगी वो ये 50 नंबर और ये 400 नंबर, यानी 450 में से निकलेगी। ओके, 450 में से निकलेगी। तो इसका मतलब है कि फिजिकल एग्जाम काम का नहीं है? बिल्कुल काम का है। ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा।
50 नंबर तो 100 में से आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे, समझ गए ना? तब आपके ये नंबर और ये नंबर काउंट होके फिर आप इंटरव्यू में घुसोगे, ठीक है? इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कि इन तीनों फेज में जो चीज आपको सब इंस्पेक्टर बनाएगी, उसका सबसे ज्यादा दारोमदार इस पे है, इसकी विड्थ और लंबाई मैंने ज्यादा रखी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ये क्यों है, इसकी अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले डालते हैं आरपीएससी एसआई। अब देखो क्यों है। देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने, ठीक है? 200 नंबर का पेपर 1 दे के आएंगे, फिर 200 नंबर का पेपर 2 दे के आएंगे। आपके नंबर आ गए मान लीजिए 305, रिजल्ट आया, आरपीएससी ने कहा कि सर जी कट ऑफ गई है 300 नंबर, ओके, तो बधाइयो, आप जा रहे हैं फिजिकल एग्जाम देने के लिए। आप फिजिकल एग्जाम देने के लिए गए। दूसरा मैं डालता हूं फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जाम होगा 100 नंबर का, ठीक है? 100 में से मान लीजिए आपके नंबर आते हैं 55, ठीक है? एक बंदा, आपके नंबर आते हैं 90, ठीक है? आपका एक दोस्त है जिसके रिटर्न एग्जाम में नंबर आए थे 350 और इसमें आए मात्र 55 नंबर, ठीक है? अब क्या होगा, अब निकलेगी आप दोनों की फाइनल कट ऑफ, ठीक है? अब आपके टोटल नंबर कितने बने? 305 और 90 कितने हो गए? 395 नंबर आपके बने, 395 मार्क्स बने, ठीक है? आपके दोस्त के कितने नंबर बने? 350 और 55, 405 नंबर बने, ठीक है? तो आपके बहुत ज्यादा कम कैसे बन रहे हैं, एक मिनट, चलो 405 नंबर बने, ठीक है? आपके बने 395 नंबर और इसकी जो कट ऑफ रही वो मान लीजिए रही 360 मार्क्स। तो आप दोनों ही क्लियर कर गए कौन सा एग्जाम? फिजिकल एग्जाम भी आप क्लियर कर गए। आपके 90 मार्क्स थे, इसके 55 थे, आप दोनों कर गए, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब आएगा तीसरा फेज इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में ये होगा कि आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स थे वो जोड़े नहीं जाएंगे। यहां पे आपका जो इवैल्यूएशन किया जाएगा वो किया जाएगा आपके जो 305 नंबर थे प्लस आपके इंटरव्यू में से मान लीजिए दोनों के 30-30 नंबर आते हैं, आपके भी 30 नंबर आए, ठीक है? और आपका दोस्त है, उसके रिटर्न में 350 थे और इंटरव्यू में आए 30 मार्क्स, ठीक है? अब फिजिकल का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा फाइनल में, ठीक है? जब फिजिकल का रोल नहीं रहेगा तो आपके बने 335 नंबर और इस भाई साहब के चले गए 380 पर, ठीक है? और इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए 350 कट ऑफ गई थी, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि फिजिकल एग्जाम है, ठीक है? फिजिकल एग्जाम में आपको ये मान के चलना है कि आपके बस 50 प्लस मार्क्स आने चाहिए, ठीक है ना? लेकिन रिटर्न एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का आपको प्रयास करना है। हालांकि 50 प्लस इसमें भी लाने हैं, लेकिन इसमें आपको 100 में से 100 नंबर लाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें आपको जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे उतना ही ज्यादा परसेंट आपका बन जाएगा कि आप आरपीएससी में एसआई बन जाओ, ठीक है? तो कुल मिलाकर बात यह हुई क्या, कि महत्व तो तीनों को ही देना है, लेकिन रिटन एग्जाम को बहुत ज्यादा अभी महत्व देने की जरूरत है, ठीक है? तो 3 चरण होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, फिजिकल एग्जाम और तीसरा होता है कौन सा, इंटरव्यू, ठीक है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम 400 मार्क्स का, ये होता है 100 का और ये होगा 50 मार्क्स का, ठीक है? अब फिजिकल के बारे में मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत और इंटरव्यू के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन हमें अभी जिस चीज पर फोकस करना है वो इन दोनों पे करना है। देखो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे भी अभी से शुरुआत कर देना और फिजिकल पे भी अभी से शुरुआत कर देना, ठीक है? अब कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन करते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बारे में बात, ठीक है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होगा आपका,
ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होगा उसमें 2 पेपर होने हैं, एक होगा पेपर 1, फिर दूसरा पेपर देके आओगे, ठीक है। ये भी 200 मार्क का होगा, ये भी 200 नंबर का होगा, ठीक है। अब जो पेपर पहला होगा इसमें आपके आएगा जीके, जीएस, जनरल स्टडीज, जितना भी ज्ञान है ये सारा इसमें एक तरफ, और दूसरा जो आएगा उसमें सिर्फ आने वाली है आपकी हिंदी और कुछ भी नहीं। यानी एक पलड़े में 200 नंबर में जीएस पढ़ा है, दूसरे पलड़े में 200 नंबर में हिंदी पढ़ी है, ठीक है। यानी आपकी हिंदी अगर जबरदस्त है, अगर आपकी हिंदी अगर जबरदस्त है तो आपके बहुत ज्यादा चांस हैं कि आप सब इंस्पेक्टर बन जाओ। यानी हिंदी पर हमें बहुत ज्यादा जोर देना है। क्या क्या टॉपिक हैं इसके बारे में बात करेंगे, एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन हमारे जनरल स्टडीज के एग्जाम के बारे में, जो जीएस फर्स्ट, कौन सा है, जीएस फर्स्ट है। अब जीएस फर्स्ट का सिलेबस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम है, एक एग्जाम जो कि आपका है जनरल स्टडीज के बारे में, उसके बाद दूसरा एग्जाम हिंदी के बारे में। सबसे पहले अपन जनरल स्टडीज के एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है, राजस्थान जीके का है। पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है ये राजस्थान जीके का है, ठीक है। अब राजस्थान जीके में क्या क्या दे रखा है वो आप देखिए। मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ठीक है। आपके राजस्थान का जो इतिहास है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख जो राजवंश हैं, डायनेस्टीज हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उनकी प्रशासनिक और राजस्व का जो सिस्टम है वो पढ़ना पड़ेगा। वहाँ का जो कल्चर था उसके बारे में बात करेंगे, सामाजिक कल्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कि राजस्थान, सबसे पहले इस पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी होगी कि जो राजस्थान का जो इतिहास है ना, ये राजस्थान का इतिहास एक तरफ तो आप पूरा पढ़ लो, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही आएगा या ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाए, उससे ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं आने वाले, ठीक है। तो एक तरफ तो ये पार्ट है, और मैं कहता हूं कि या तो आप हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पूरी कंप्लीट कर लो, और दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि ये सारे टॉपिक इस एक टॉपिक के बराबर है, ठीक है। तो अगर आपका इतिहास बहुत अच्छा है तो आप इसको पूरा पढ़ें, लेकिन अगर आपका इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, राजस्थान के इतिहास में आपको समस्या हो रही है, तो इसमें जो मेजर इंसिडेंट्स थे, प्रमुख घटनाएं थी, प्रमुख युद्ध थी, केवल उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक रहा, ये जो टॉपिक है ये मैं आप पर छोड़ दूंगा, आप क्या क्या पढ़ते हैं क्या क्या नहीं पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे एग्जाम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तो और अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं कि उनकी जो राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये टॉपिक अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। राजस्थान की उस समय चाहे मुगल काल हो, प्राचीन काल हो, या अपन आधुनिक भारत का जो इतिहास है वहां तक आते आते भी आखिर प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या रही, राजस्व व्यवस्था क्या रही, टैक्सेशन का क्या सिस्टम था, कैसे कैसे सामंत व्यवस्था वहां की कैसी थी, उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक अच्छी तरीके से अपन करेंगे, ठीक है। और सोशियो कल्चरल इश्यूज ये भी इसके साथ अपन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए। दूसरा टॉपिक जो राजस्थान के जनरल नॉलेज में पढ़ना है, ये होता है नंबर दे जाने वाला टॉपिक। ये होता है नंबर दिलाने वाला टॉपिक। अब इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना होगा, फ्रीडम मूवमेंट। भारत जब गुलाम हुआ तब से आजाद हुआ अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों की बात करेंगे इसमें,
हमने स्वतंत्रता संग्राम, पूरा फ्रीडम मूवमेंट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में राजनीतिक जन जागरण भी इसमें आएगा, ठीक है। जो प्रजामंडल आंदोलन थे वो सारे अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन, राजस्थान का एकीकरण, तो ये तीनों टॉपिक बड़े आराम से और बड़े विस्तार से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो प्रमुख फीचर्स हैं आर्किटेक्चर के, फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स के, वो पढ़ेंगे। फिर आर्ट्स, चित्रकला होती है, हस्तकला होती है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो पढ़ेंगे टॉपिक। मेले हैं, त्योहार है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, राजस्थानी कल्चर ट्रेडिशन। तो कुल मिला के भाई साहब बात यह है कि राजस्थान जीके को अच्छी तरीके से करना होगा। राजस्थान जीके को आप छोड़ नहीं सकते, पूरा का पूरा टॉपिक है। फिर आता है भारत का इतिहास, ठीक है। भारत का जो इतिहास है उसमें इन्होंने जो टॉपिक दे रखा है वो है कि प्राचीन और मध्य भारत का इतिहास, ठीक है। प्राचीन और मध्य भारत का इतिहास। मैंने अभी तक जो एग्जाम देखे, अभी आईएएस का एग्जाम हुआ, आरएस का एग्जाम हुआ, ठीक है। आईएएस का हुआ, आरएस का हुआ, या पिछला भी आरपीएससी एसआई का आप एग्जाम देखेंगे, तो जब से वर्तमान सरकार आई है, ठीक है, ठीक है, तब से क्या हुआ है कि जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने नोटिस किया है, आप भी एग्जाम देखोगे तो पता चलेगा, आधुनिक भारत के इतिहास से आ रहे हैं, ठीक है। ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है ये बड़ा जरूरी हो गया है। यानी अगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर 10 प्रश्न आएंगे, अगर 10 प्रश्न आएंगे तो उसमें से 7 प्रश्न जो हैं वो आधुनिक भारत से आएंगे, 3 प्रश्न आपको मिडिवल और एशियन हिस्ट्री से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने वर्तमान की सरकार का क्यों कहा, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो मुगल काल का जो हमें चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक है, उसमें जो विदेशी आक्रांता थे उनका महिमा मंडन हुआ था। हमारे जो हीरो थे, महाराणा प्रताप रहे, शिवाजी रहे, उनको थोड़ा कम महत्व दिया गया था, ठीक है। तो ये अच्छा काम हो रहा है कि हमारे जो रियल हीरोज हैं उन पर प्रश्न आएंगे निश्चित रूप से, जो मिडिल हिस्ट्री है उसमें, ठीक है। अब प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत में देखो, इस इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं कि कैसे स्मार्ट तरीके से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। देखो, हिस्ट्री के 3 पार्ट हो गए, 2 और 3, ठीक है। एक होता है प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्य भारत का इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। मध्य भारत का जो इतिहास है यानी मुगल, ठीक है, और जो प्राचीन भारत का इतिहास यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और फिर जो मुगल आते हैं वहां तक का जो पूरा इतिहास है, ठीक है, वो इतिहास आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और आधुनिक भारत का मतलब है अंग्रेज, सीधी सी बात है, ठीक है। तो साधारण भाषा में बता दिया कि सिंधु से लेके मुगल तक प्राचीन भारत हो गया, फिर मुगल को अपन मध्यकाल भारत का मान लेते हैं और आधुनिक मतलब अंग्रेज मान लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो भार दिया जा रहा है एग्जाम में वो इन प्रश्नों पर दिया जा रहा है। आधुनिक भारत का इतिहास आपको अच्छी तरीके से घोटना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं मुगल कालीन इतिहास के बारे में, तो बहुत विस्तृत है और बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं। तो जो सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस देखते हुए आप इसको थोड़ा सा कम समय दें तो उचित रहेगा। फिर प्राचीन भारत का इतिहास है, ये भी बहुत विस्तार से है, दिया गया है। तो इसमें आप केवल उन टॉपिक्स को पढ़ें जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? आप सिंधु घाटी पढ़ सकते हैं, आपको वैदिक सभ्यता पढ़नी पड़ेगी, आपको गुप्त और मौर्य ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे, आपको महाजनपद काल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गुप्त, मौर्य, महाजनपद, सिंधु, वैदिक और बौद्ध और जैन ये पढ़ने होंगे, ठीक है। और अशोका को कभी मत छोड़ना, अशोका इसमें आपके आ गया गुप्त में, मौर्य में, ठीक है। तो ये जो है इतने टॉपिक आप प्राचीन में पढ़ लेना, इसके अलावा ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ऐसे तो ज्ञान बहुत बड़ा होता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी अगर मुझसे आप मेरी राय पूछोगे तो मैं कहूंगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में
सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य काल, महाजनपद, बौद्ध, जैन और प्रॉपर अशोका को विस्तार से पढ़ लेना और 100% इसी में से ही आपका प्राचीन भारत का इतिहास का प्रश्न आएगा। बाकी जितना भी इतिहास है अब आपको पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, जब तक आपके 30 साल तक भी आप ये प्राचीन भारत का इतिहास नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से। और मान लीजिए आपने ज्यादा समय इसको दे दिया और फिर प्रश्न नहीं है तो फिर मजा भी नहीं आएगा, आपके नंबर भी नहीं आएंगे और समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास में सिर्फ ये टॉपिक पढ़े। मुगल काल जो है उसको आपको अगर आता है तो पढ़ लें और ऊपरी तौर पर पढ़ लें, अच्छी अच्छी जो घटनाएं रही, जैसा हमने ये पढ़ा राजस्थान का इतिहास में अपन ने प्रमुख युद्ध घटनाएं पढ़ी, वो इसमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। तो प्राचीन भारत में फिक्स टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें प्रमुख घटनाएं पढ़नी है और ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये कुल मिलाकर मैंने आपको भारत के इतिहास का जानकारी दे दी कि भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब भारत के इतिहास जो है इसके बाद में आता है जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है, तो भारत के इतिहास में टॉपिक देख लो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटी एंड इश्यूज, ये सब कुछ हर टॉपिक में आपको आधुनिक भारत का इतिहास अच्छी तरीके से घोटा दूंगा, आप चिंता ही मत करो। फिर आता है जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत का और विश्व का भूगोल। ठीक है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी में ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, भाई कौन कौन से प्रमुख पहाड़ हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से तट हैं, कौन कौन से झीलें हैं, तो ये प्रमुख ब्रॉड फीचर्स हो गए। ठीक है, फिर आता है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, ये भी पढ़ेंगे, ये करंट में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल वाटरवेज हुए, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हुए, औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख, इसमें से प्रश्न श्योर आने वाला है। ये टॉपिक तो एकदम ठोक के करना है हमारे को। ठीक है, तो ये है जियोग्राफी की टॉपिक। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको मैं बता दूं 2 चीजें करनी है, एक तो ये टॉपिक करना है मेजर इंडस्ट्रियलिज्म, एक इंटरनेशनल वाटरवेज, और उसके बाद में ये जो है पूरा का पूरा टॉपिक, इसमें आप ये ध्यान रखना कि आपको कुल मिलाकर पूरा विश्व का भूगोल की विश्व के भूगोल की सामान्य जानकारी होनी चाहिए पूरे की। अब इसमें डरना नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि यार ये टॉपिक है या नहीं है। जब ये लिखता है ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, यानी आपको सारा विश्व का भूगोल लगभग आना चाहिए। ठीक है, तो विश्व के भूगोल में आपको पूरा विश्व का भूगोल अपन करेंगे और साथ में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, इसको अच्छी तरीके से अपन अब पढ़ लेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 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 टॉपिक कौन सा है इसमें। अब आता है दूसरा, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी इंडिया जब ये टॉपिक दे देता है ना, देखो इसमें ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर्स फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई साहब पूरा भारत का भूगोल इसमें आ गया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा टॉपिक जिस पर आपको जोर देकर पढ़ना है वो है, आप कृषि के बारे में पढ़ें, खनिज स्पेसिफिक दे दिए हैं, आयरन, मैग्नीज, कोल, ऑयल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स, तो ये अच्छी तरीके से अपने को पढ़ने पड़ेंगे। फिर आता है मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कौन कौन से हैं, भारतमाला वगैरह सब इसमें पढ़ने होंगे अपने को। फिर नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इकोलॉजिकल इश्यूज, ये भी हमें अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो भारत का भूगोल कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा विद ये जो विशेष टॉपिक है इनको अच्छी तरीके से करते हुए। ठीक है, तो ये अपन पूरा पढ़ेंगे। फिर आता है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। क्या आता है? जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। अब जियोग्राफी ऑफ राजस्थान में क्या है, ये देखिए, वो वही बात है, जब ब्रॉड फिजिकल फीचर्स ऑफ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन दे दिया, यानी पूरा राजस्थान का भूगोल आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में आता है नेचुरल रिसोर्स ऑफ राजस्थान, सेम क्लाइमेट, नेचुरल
वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है, जंगल, वन, जैव विविधता, माइंस और मिनरल्स जितने भी आपके हैं, जनसंख्या को पढ़ना पड़ेगा, और जो प्रमुख औद्योगिक उत्पादन से संबंधित क्षेत्र हैं जहाँ पे संभावना है कि राजस्थान बहुत अच्छा कर रहा है, वो इकोनॉमिक सर्वे से अपन उठाएंगे। ठीक है, तो ये है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो कुल मिला के विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, ये तीनों की तीनों आपको अच्छी तरीके से करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आ गया हमारा राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या है, देखिए संविधान पूरा है, पूरा का पूरा संविधान हमें पढ़ना पड़ेगा पहली चीज तो। ठीक है, संविधान पूरा का पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद में संविधान से पहले कुछ चीजें हुई इंपॉर्टेंट, जैसे कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। 1935 में से भी प्रश्न आते हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर संविधान बनाने वाली जो सभा थी, है ना, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसको अच्छी तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, प्रस्तावना, तो कुल मिलाकर आगे पूरा संविधान है और पीछे लग जाएंगे हम और इसको पूरा रट के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ पोस्ट होती हैं, कुछ पद होते हैं, कुछ संवैधानिक पद होते हैं, कुछ संविधिक पद होते हैं, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसे सीवीसी क्या होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और ह्यूमन कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, ये होता है। लोकल, स्थानीय स्वराज, पंचायती राज, नगर निगम, नगर पालिका, नगरीय स्वशासन, इसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक पॉलिसी राइट्स, ये जो है वेरियस लीगल राइट, सिटीजन चार्टर, ये टॉपिक भी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, आप निश्चित रह के बस पढ़ते रहना। ठीक है, तो कुल मिला के राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा पार्ट इसमें है। ठीक है, जो आदमी पॉलिटिकल साइंस छोड़ के चला गया, यानी वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को भी छोड़ के चला गया, इसको तो एकदम घोटम घोट करोगे तभी आपके चांस बनेंगे कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। अभी खत्म काम हुआ है, अभी देखिए पॉलिटिकल साइंस में और है बच्चे, ये देखो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान में क्या क्या सिस्टम चलता है, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट, सब 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 बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से और इतनी बढ़िया तरीके से समझा के करवाऊंगा कि आईएएस जैसे एग्जाम के प्रश्न भी आपको आप देखोगे तो वो बड़े आसानी से आप उनको हल कर दोगे। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपकी हो गई, इसको पूरा अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है इकोनॉमी। क्या आता है, इकोनॉमी। वो बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी होगी और राजस्थान इकोनॉमी होगी। इंडियन इकोनॉमी में एकदम टॉपिक दे रखे हैं ठोक बजाकर। ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता होनी चाहिए कि भाई मुद्रास्फीति क्या होती है, आखिर जीडीपी क्या होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होती है, इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अकाउंटिंग के कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट भी मैं आपको बताऊंगा। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे बनती है, मौद्रिक नीतियां आरबीआई कैसे बनाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी का क्या योगदान है, ये अपन पढ़ेंगे। फिर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है सरकार की, जो सीधा खाते में पैसा देती है सरकार, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, एबीपीएस क्या होता है, ये पढ़ेंगे अपन। पीएफएमएस क्या होता है, बहुत सारी चीजें इसमें आएगी, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में भी। ई कॉमर्स क्या होता है, क्या क्या मॉडल होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति के कंसेप्ट क्या क्या है, क्या क्या इंपैक्ट होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होती है, बहुत कुछ है इसमें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स क्या थे, फिर सारे उद्योग वगैरह इस पे क्या हुआ, प्रभाव उसका क्या पड़ा, वो सब आएंगे। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज सब इसमें आ जाएगी। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक, मानव विकास सूचकांक जो होता है, मानव विकास सूचकांक अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, पूरा टकाटक टॉपिक आंखों के सामने दिख रहा है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। फिर गरीबी और बेरोजगारी कैसे निर्धारण होता है, ठीक है, और इसको हटाने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए
क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन हम इसको स्मार्ट स्टडी से इस प्रकार करने वाले हैं कि बहुत कम, बहुत अच्छा और वही पढ़ना पड़े जो आए हमारे एग्जाम में। ठीक है, अब आता है इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में क्या है, कुछ नहीं, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा जिसने पढ़ ली सारे प्रश्न इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको राजस्थान की अर्थव्यवस्था बराबर आर्थिक समीक्षा प्लस बजट। ठीक है, अब ये टॉपिक हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तब जब भर्ती आ जाएगी और एग्जाम की डेट आ जाएगी, क्योंकि जो लेटेस्ट होगा आर्थिक समीक्षा और बजट, उससे प्रश्न आने वाले हैं। आप अभी की आर्थिक समीक्षा पढ़ लेंगे, बजट पढ़ लेंगे, मान लीजिए अगली फरवरी मार्च के बाद में जून में एग्जाम हो, तो फिर उसमें जून में एग्जाम होता है नेक्स्ट ईयर में, तो फिर वो वाला बजट आएगा और वो वाली आर्थिक समीक्षा आएगी जो लेटेस्ट होगी। तो ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ेंगे, ये अपन तब पढ़ेंगे। उसके बाद में आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे प्यारे आरपीएससी को सब्जेक्ट लगते हैं, इनमें टॉपिक लगते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से टॉपिक है। एक तो है भाई साहब नैनो टेक्नोलॉजी, इसको घोटना है, और घोटना नहीं है, समझना है। मैं आपको ये पूरा नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या इसके यूजेज होते हैं, वो बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे प्यारा टॉपिक है इसका ये है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी टॉपिक मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके बाद में एवरीडे साइंस वगैरह ये चीजें हैं, सैटेलाइट सिस्टम है, इसमें भी मैं मेन चीजें आपको बताऊंगा, और ह्यूमन बॉडी फूड न्यूट्रिशन ये भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे फेवरेट टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, और बाकी ये टॉपिक भी मैं आपको अच्छी तरीके से करवाऊंगा। ये लीजिए सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो आता है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, इसमें भी क्या क्या ट्रिक्स होती हैं और कैसे कैसे इसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व किया जाता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के बारे में नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, ऑड वुमेन है, इसमें भी काफ़ी कुछ है। आप टॉपिक इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग जो रीजनिंग है वो हो सकने वाली रीजनिंग है, कोई ऐसे अलग से टॉपिक्स में नहीं दिए हैं। स्टेटमेंट, एजम्पशंस हैं, ये बहुत आसान से इसकी अगर आपको ट्रिक्स पता चल गई कि कैसे सोल्व करते हैं तो फिर सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, सबसे टफ जो पार्ट है वो आरपीएससी अभी इसमें ही दे रहा है ना, मैथमेटिक्स में। और ये जो रीजनिंग है इसको बहुत ज्यादा टफ कर रहा है। आरएस प्री का आप एग्जाम देखोगे अभी जो हुआ था 2024 वाला, आपको मतलब प्रश्न देख के मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, बहुत ही आसानी से करोगे ऐसा नहीं है, आपको इसमें बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत होगी। तो इसमें भी अपन खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अब आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको केवल वही पढ़ाने वाला हूं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। बाकी करंट अफेयर्स हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड है, ये जो मंथली मैगजीन आती है उससे आप धीरे धीरे तैयार करते रहिए, और ये आपकी ही पूरी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा सजग हैं। ठीक है, आपकी सजगता इसमें काम आएगी। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके इन टॉपिक कवर करता है। जैसे गेम्स, स्पोर्ट्स में क्या ऐसा हो रहा है जिससे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, और जो मेजर इवेंट्स जो हमारे राजस्थान में कौन से ऐसे हो रहे हैं आपको पता लग जाता है। आपकी अंतरात्मा कह देती है कि हाँ यार ऐसे प्रश्न आने चाहिए, उसकी एक आप अलग कॉपी बना लें, एक अलग से रजिस्टर बना लें। ठीक है, तो करंट जीके आपको तैयार करना है तो दो चीजें करें। आपको न्यूज़पेपर में से हमेशा 2 या 3 चीजें ही मिलती है। देखो, आप 50 चीजें मत लिख लेना, 2 या 3 ही चीजें आपको उसमें से निकालनी अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखना। नहीं हो तो भी आपको खोज कर निकालनी है इसमें से 2 या 3, और आप एक रजिस्टर में लिखें। फिर आप मंथली मैगजीन पढ़ें, और एक ही पढ़ें, किसी भी एक संस्था की, अच्छी संस्था की आपको लगे वो पढ़ें, वो इनफ होती है। ठीक है, तो उसमें से भी आप हर टॉपिक में से 1-2 लाइन निकालें। तो ऐसे करते करते आपके एग्जाम जब होगा तो लगभग एक रजिस्टर पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी एक रजिस्टर को पढ़ना है, बस ये बात है। ठीक है, तो अब देखो नीचे आ गया आपका कि भाई साहब ये जो अपन ने पढ़ा जिसमें सारे सब्जेक्ट थे,
इसमें राजस्थान जीके भी है, इसमें हिस्ट्री भी पूरी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, भारत की हिस्ट्री है, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पॉलिटिकल साइंस पूरी है, विज्ञान पूरा है, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है। ये सारे मिलके आपको देंगे कितने? सिर्फ 200 नंबर। 2 घंटे में आपको सोल्व करने होंगे, 100 प्रश्न आएंगे। तुक्के लफ्फे नहीं मारने हैं, लफ्फे नहीं चलेंगे। लफ्फे क्यों नहीं चलेंगे? लफ्फा मारोगे गलत हो जाएगा तो -1/3 हो जाएगा भाई साहब। तो लफ्फे नहीं मारना है, जो सही आता है वही करना है। यहाँ कुछ ऐसे लफ्फे आप मार सकते हैं जिनमें आपको लगे कि हाँ यार इसमें सही हो सकता है। तो ये 200 नंबर का पूरा खेला मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई भी समस्या मुझे नहीं लगता है आपको आएगी। आज तो आ सकती है, लेकिन जब आप पूरी तरीके से इसको पढ़ लेंगे तो फिर आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली। उसके बाद करेंगे आपका दूसरा पेपर, ठीक है। उसके आप क्या करेंगे? दूसरा पेपर करेंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसमें मैंने आपको बताया कितने आएंगे? 2 पेपर होंगे। एक होगा 200 नंबर का, एक होगा 200 नंबर का। इसमें क्या होगा? सब कुछ जितना ज्ञान दुनिया में वो सब कुछ हो गया। और इसमें क्या होगा? ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी। यानी एक तरफ तो सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, जियोग्राफी की, पूरी दुनिया की, राजस्थान की। तो मिलेंगे कितने? सिर्फ 200 नंबर। यहां पे सिर्फ हिंदी पढ़नी है, जबरदस्त हिंदी पढ़नी है, और मिलेंगे कितने? 200 नंबर। तो ये दोनों ही टॉपिक हम बहुत जबरदस्त तरीके करें। चलो हिंदी वाला पार्ट भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हिंदी में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो हिंदी में क्या क्या आएगा? ये है हिंदी का सिलेबस, देखिए। संधि मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा। संधि विच्छेद मजा आ जाएगा। समास एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। उपसर्ग और प्रत्यय जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। तत्सम, अर्थतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से हो जाएंगे। आपको जोर आएगा तो इनमें आएगा। और एक बार आपने मेरे साथ जोर लगा लिया, ठीक है ना, और समझ लिया टॉपिक को, तो उम्र भर कभी जोड़ नहीं आएगा। एकदम हल्के हाथों से आप इसके प्रश्न झपाझप सॉल्व कर दोगे। पर्यायवाची जो दुनिया में सबको जहर लगते हैं वो मैं आपके लिए अमृत बना दूंगा, आप मस्त रहो। विलोम शब्द कर लेंगे अपन, युग्म शब्द अच्छी तरीके से करेंगे, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी, ये टॉपिक भी बड़े, तो कुल सारे टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी के अपन करेंगे, ठीक है। और शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, वाच्य, ये बहुत आसान टॉपिक है, मस्त रहो। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरा, लोकोक्तियां, और ये पारिभाषिक शब्दावली, ये इतने टॉपिक है, बहुत कम टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। आराम से बहुत बढ़िया तरीके से और आराम से अपन ये सारे टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है। तो अपन ये भी कवर कर लेंगे बढ़िया तरीके से। हिंदी 200, देखो 200 नंबर सिर्फ हिंदी में आ जाए। एक तरफ वो सारा का सारा ज्ञान है, एक तरफ ये इतना सा ज्ञान है, ठीक है। लेकिन ये ज्ञान होना जबरदस्त चाहिए, होना हिंदी में एकदम प्रख्यात पंडित बनना पड़ेगा सर जी। पंडित बनोगे ना तभी काम चलेगा सर जी, ठीक है। तो 200 नंबर का ये खेला भी अपने को निपटाना पड़ेगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। लफे तो भाई साहब यहां भी नहीं चलेंगे, 1/3 जब करते ही काट ली, ठीक है। तो ये हो गया साहब हिंदी, ठीक है। तो 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो 2 पेपर हो गए, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक होगा पूरा जीके का, जितना आपको ज्ञान है वो सारा, एक होगा हिंदी का, और होंगे कितने? 200 नंबर के, ठीक है। अब बात करते हैं, ये अपने को क्लियर करना ही है, और करना ऐसा है कि कम से कम 320 प्लस मार्क्स आपको दिलवाना, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य आपको कट ऑफ क्लियर करवाना नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि आपके 320 प्लस मार्क्स इसमें आए, ठीक है। अब देखो 320 प्लस मार्क्स आ जाएंगे तब आप चले जाएंगे इसमें फिजिकल में, ठीक है। अब फिजिकल एग्जाम में क्या होगा? फिजिकल एग्जाम जब आप देने चाहेंगे
तो भाई साहब 3 चीजों में परफेक्ट होना पड़ेगा। इसमें दौड़, सबसे पहले तो दौड़ो तेज, उसके बाद में लंबी कूद, तीसरा होगा चिनअप। ठीक है, अब सब पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने कितने टाइम में क्या क्या करना होगा। और फिजिकल के रिटन एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी होगी। कितनी तैयारी कैसे करनी होगी भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक बार कि फिजिकल एग्जाम में सिस्टम क्या होता है। चलिए, फिजिकल एग्जाम में क्या होता है सिस्टम देखो। फिजिकल एग्जाम में साहब 100 मीटर दौड़ना है। कितनी देर में दौड़ना है? 14 सेकंड में दौड़ना है, बस सीधी सी बात है। 14 नहीं, 14 मतलब 13.99 में। ठीक है, फिर अपने को तो इसमें दौड़ना है, फिर 15 सेकंड में दौड़ोगे तो फिर 25 नंबर हो जाएंगे 40 के। 16 सेकंड में दौड़ोगे तो फिर 15 हो जाएंगे, और 16 से नीचे दौड़ोगे तो फिर मजे करो, फिर कोई समस्या नहीं है, जय श्री राम है। ठीक है, कोई एक भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 100 मीटर दौड़, अपना लक्ष्य क्या है? विद इन 14 सेकेंड। लॉन्ग जंप कितना फिट करना है साहब? 15 फीट, ये अपना लक्ष्य है। चिनअप निकालना है कितने? 7। मेल कैंडिडेट को ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको थोड़ी सी छूट मिलेगी, लेकिन मैं एक्स सर्विसमैन को भी यही कहूंगा कि आप भी यही तैयार करें, तब आपके मजा आ जाएगा। ठीक है ना, तब आपको क्या आ जाएगा सर? तब आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन भी यही ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना है कि साहब 100 मीटर दौड़ करनी है 14 सेकंड में, लॉन्ग जंप 15 फीट होना चाहिए, चिनअप 7 आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स सर्विसमैन का आप देख लेना, स्क्रीनशॉट खींच के। पर लेकिन आपको ये टारगेट एक्स सर्विसमैन को भी ये नहीं रखना है, यही रखना आप भी, अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। लड़कियों को थोड़ी सी सहूलियत दी गई है। लड़कियों को सर जी थोड़ी सी क्या दी गई है? सहूलियत दी गई है। अब वो सहूलियत क्या दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन सहूलियत के बारे में। ठीक है, लड़कियों को 100 मीटर रेस है, वो टारगेट करना है कि 17 सेकंड में पार कर जाए। लॉन्ग जंप है, 10 फीट तक पहुंचना है, 10 फीट प्लस ही पहुंचो चाहे। और जो गोला फेंक होगा, 4 किलो का गोला है, वो आपको फेंकना है कहां तक? 16 फीट तक। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मेरे को 100 मीटर भागना है, 17 सेकंड में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप मेरे को 11 फीट कूदना ही है, 10 प्लस ही जाना है। और जो गोला फेंकना है 4 किलो का बाट फेंकना है, वो 16 फीट से तो प्लस ही फेंकना है। ये फिजिकल में ध्यान रखना है। लेकिन अभी आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है। अभी आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है। अभी आपको फिजिकल में क्या तैयार करना है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना जो वेट है, जिसका भी वेट ज्यादा है, वो पढ़ाई के साथ साथ वेट पर भी ध्यान दें। आप अपना वेट जो है वो 70 से 75 से के बीच में रखें। यानी 75 प्लस जिसका भी वेट है, वो थोड़ी सी डाइट उस प्रकार से कंट्रोल कर लें। एक तो काम आपको ये करना है, वेट कंट्रोल करना है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि अभी आप पढ़ाई पे आपका जोर होगा, लेकिन फिजिकल का भी ध्यान देना, क्योंकि बाद में फिजिकल नहीं होगा। मैं आपको पक्का बता रहा हूं, आपके नंबर चाहे 400 में से 400 आए, लेकिन आप 50 नंबर नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, अगर आप फिजिकल की अभी से तैयारी नहीं करोगे। लेकिन फिजिकल पे सारा जोर नहीं देना है। फिजिकल में आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। फिजिकल में आपका जो वेट है वो 75 से नीचे होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आप 70 करो, 68 करो, कितना भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन 75 से ज्यादा इसका वेट है वो फिर नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उस समय आपको फिर वेट भी लूज करना पड़ेगा,
मसल स्ट्रेंथ आप बनाओगे तो क्या क्या करोगे, आपको 2 महीने में फिजिकल बुला लेंगे, फिर क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको वेट लूज करना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ वेट को कंट्रोल करना है। दूसरा क्या करना है आपको काम, दूसरा करना है हाथों की जो मसल्स हैं, हैंड मसल्स, वो करना है। वो कैसे करना है, आपको टेप्स निकालने शुरू करने हैं सबको, ठीक है, जो होते हैं ना पुशअप्स, पुशअप पुशअप्स निकालने हैं। और पुशअप्स कौन से निकालने हैं आपको, एक तो चेस्ट वाले पुशअप होते हैं वो निकालने हैं, दूसरे होते हैं शोल्डर पुशअप्स। ये जो शोल्डर पुशअप्स हैं, सिर्फ इन्हीं में ताकत होगी कि आपकी चिनअप को बढ़ाएं और मेंटेन रखें। तो आपको हैंड्स एक्सरसाइज करनी है, जिसमें पुशअप्स होने चाहिए 10-12, जितने भी आप कर सकते हो वो कीजिए, ठीक है। और उसमें आपके जो शोल्डर हैं और जो चिनअप हैं, वो शोल्डर और जो चेस्ट पुशअप है वो दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो इतनी एक्सरसाइज आपको डेली हमेशा करनी है। इतना आप करोगे तो उस समय आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि आप फिजिकल को बहुत अच्छा तैयार कर लोगे। तो ये 2 काम करना है, हैंड मसल्स की ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करो और वेट है वो लूज करो, ठीक है। ये हो गए फिजिकल। फिर इंटरव्यू तो बाद में होगा, उसकी बाद में बात देखेंगे। तो कल से आपकी जो क्लासेज हैं वो मैं शुरू करूंगा, निःशुल्क क्लासेज यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, हमेशा करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है ऑफिशियल वर्क के कारण मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि हम इस सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से करें। और अभी हमारा जो लक्ष्य है वो है 320 प्लस मार्क्स लाना 400 में से। सभी का, जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, निःशुल्क पढ़ेंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि सबके 320 प्लस मार्क्स आए। जब आपका रिजल्ट आए तब आप मुझे जरूर बताना कि आपका कैसा एग्जाम रहा, कैसा नहीं रहा। तो कल से अपन शुरू करेंगे। कल से अपन टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले हिंदी। हिंदी जो है, देखो, हाँ, देखो, एक तरफ हिंदी का पूरा 200 नंबर का पेपर होगा, एक तरफ होगा पूरा का पूरा जनरल स्टडीज का, ठीक है। तो चूंकि हिंदू की टॉपिक कम है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी है वो हम संडे को हिंदी पढ़ेंगे, और संडे को कम से कम 2-3 घंटे की क्लास रखें और एक एक टॉपिक पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। और जनरल स्टडीज है वो रोजाना चलेगी, उसको अपन सब्जेक्ट वाइज उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में उठाऊंगा जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जो होते हैं आपको थोड़ा सा आराम आए कि हाँ अब कुछ लग रहा है कि हाँ हम क्लियर कर लेंगे, कुछ आपके आत्मविश्वास आए, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस मैं सबसे पहले उठाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रत्येक टॉपिक करेंगे। लगभग 2 से 3 महीने में ऐसा सिलेबस को अपन चूस के फेंक देंगे कि फिर चाहे भर्ती में कोई सा भी पेपर कहां से भी लेके आ जाना, अपन सोल्व करने में हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर कल अपन मिलते हैं। आरपीएससी एसआई मिशन मोड में अपन इसको चलाएंगे, ठीक है। नाम दे दे चले, मिशन आरपीएससी एसआई, ठीक है। और ये अपने को अचीव करना ही है, ठीक है। तो कल से शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी पढ़ेंगे, पूरी की पूरी पॉलिटी अपन चबा जाएंगे जितना भी टाइम अभी ले। अभी हमारे पास काफी टाइम है, तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचे, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जितना शेयर करोगे उतना ही ज्यादा लोगों के पास ये सुविधा उपलब्ध होगी। मेरा प्रयास पूर्ण रूप से रहेगा, आपको दिखेगा भी, आप अगर देखोगे कि बहुत अच्छा पढ़ने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।